नमस्कार दोस्तों, अभिव्यक्ति की इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं कुलदीप सिंह चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं वो मानव सभ्यता के प्रारंभिक दिनों की बात है, जब मानव ने संस्कृति का निर्माण किया, जब मानव ने अपनी सभ्यता का निर्माण किया, अपने समाज का निर्माण किया। उन दिनों की बात हम करना चाहते हैं। यानी कि आज वर्तमान से 4000-5000 साल पहले की जो गतिविधियां थी, उनका जो समाज था, उनकी जो संस्कृति थी, उनका जो नगर विन्यास था, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो अतीत की इस कहानी में शुरुआत होने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स पर आपसे यहां बात करना चाहूंगा। दोस्तों, जैसा कि हम जिस पॉइंट की बात करना चाहते हैं उसका नाम है, आपके सिलेबस की शुरुआत इसी से होती है, और वो पॉइंट है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब मानव की उत्पत्ति हुई, यानी कि इतिहास मानव की उत्पत्ति से शुरू किया गया, तो मानव ने सबसे पहले पत्थर का प्रयोग किया। क्योंकि इस समय जो मानव था उसने अपने जीवन की शुरुआत नदी घाटियों में की, और नदी घाटियों में, नदियों के किनारों पे, नदियों को जो है वो सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीवन निर्वहन करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जल, वो उन नदियों के अंदर मानव को मिला। या खाने के लिए उस समय नदियों में जो मछलियां बहकर आती थी वो उनको नदियों से मिली, या नदियों के द्वारा लाकर जमाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण उन्होंने धीरे धीरे फसल उगाना सीखा और उनके जीवन में एक नई क्रांति आई। तो यहां सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि मानव जीवन की जो शुरुआत होती है वो नदी घाटियों के किनारे पे होती है। अब इंसान धीरे धीरे, जैसे जैसे आदमी में चेतना आएगी, मनुष्य में चेतना आएगी, वो अपने काम को सरल करने के लिए कुछ औजारों का प्रयोग करेगा। जैसे आज के 10 साल पहले जो काम बैलगाड़ी करती थी वही काम आज ट्रैक्टर ट्रॉली कर रहे हैं। आने वाले 10 साल बाद कुछ और होगा। यानी कि जैसे जैसे मानव की चेतना बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इंसान ने अपने काम को सरल कर लिया। तो पहले मनुष्य जो है आदिम प्रकार का था और हाथ से ही अपना काम करता था, लेकिन इंसान ने पहली बार पत्थर का प्रयोग किया, और जिस काल में पत्थर का प्रयोग हुआ उस काल को हमने नाम दिया पाषाण काल। अब चूंकि पत्थर जो है वो इतना सुगम इनके लिए नहीं हुआ कि ये पत्थर से ही सभी काम कर सके, क्योंकि धीरे धीरे अब जो है मानव की चेतना बढ़ रही है, इतिहास अपने ओर अग्रसर हो रहा है। इसीलिए अब पत्थर की जगह इंसान ने पहली बार धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया। और किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया? तो आंसर आएगा हमारे सामने, तांबा। यहां दो चीजें हैं। इंसान ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया? तो आएगा पत्थर। लेकिन अगर आए कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो धातु आएगी हमारे सामने तांबा। और जिस समय तांबे का प्रयोग चल रहा था उस सभ्यता को कहा गया, उस समय को कहा गया ताम्र युग। अब जैसे जैसे पत्थर प्रचलन से कम होता गया, तांबा आता गया। तांबे की अधिकता सभ्यताओं के अंदर मिलने लगी। लेकिन तांबा जो है एक नाजुक धातु है, एक कमजोर धातु है। इसीलिए जब वो मानव किसी वस्तु के ऊपर उसका प्रहार करता था, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी जानवर के ऊपर उसका प्रहार करता था, या किसी वस्तु को काटने की कोशिश करता था, तो वो जो तांबा है वो मुड़ जाता था, टूट जाता था। इसलिए मनुष्य ने अब तांबे को मजबूत करने की कोशिश की, और आगे समय आया कि मनुष्य ने तांबा जो था उस तांबे के अंदर
टिन मिलाकर उसको मजबूत बनाने की कोशिश की, यानी कि तांबे में मिश्रण करना प्रारंभ किया। और तांबे और टीन से मिलकर जो नई धातु बनी उसका नाम था कांसा। और जिस समय कांसे का प्रयोग हुआ उसे हमने नाम दिया कांस्य युग। और फिर बाद में स्पेशली भारत में अगर हम बात करें तो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास अतिरंजन खेड़ा उत्तर प्रदेश में लोहे की खोज होती है। और जब इंसान ने लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ किया तो वो युग कहलाया लोह युग। अब जैसे लोहा मानव के जीवन में प्रचलन में आया, दो तरीके के परिवर्तन हुए, एक सकारात्मक परिवर्तन और एक नकारात्मक परिवर्तन। सकारात्मक परिवर्तन हम ले सकते हैं कि मनुष्य ने कृषि कार्य में मनुष्य को काफी सहायता मिली, उत्पादन में वृद्धि हुई क्योंकि लोहे के औजार वो बनाने लग गया था। लेकिन एक सबसे बड़ा नकारात्मक कारण परिणाम यह हुआ लोहे का कि अब मनुष्य जो है वो साम्राज्यवादी हो गया, क्योंकि अब मनुष्य के हाथ में लोहा लग गया और अब वो है जो हथियार बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहेगा। तो यहां मनुष्य के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें जो सभ्यताएं पढ़नी है, जिन पॉइंट्स पे बात करना है, चाहे कालीबंगा हो, चाहे गणेश्वर हो, चाहे बेराट हो, चाहे आहड़ की सभ्यता हो, राजस्थान की कोई सी भी सभ्यता हो, उनमें ये शब्द आपके सामने आएंगे कि पाषाण काल। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इतिहास की शुरुआत पाषाण काल से ही होती है और उस समय आदमी के हाथ में सिर्फ पत्थर था, तो जो औजार हमें मिलेंगे वो पत्थर के औजार वहां पे ज्यादा होंगे। जब मैं बात करूंगा कि कोई सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी तो वहां हमें यह ध्यान रखना है कि तांबे का प्रयोग वहां सबसे ज्यादा हुआ। लेकिन एक चीज हमें यह याद रखनी है कि पत्थर पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ, पत्थर का प्रचलन कम हो गया। एक बात बताओ, आज हमारे जीवन में हर जगह मशीनरी है, यानी कि हम लोह युग में जी रहे हैं। चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे हमारे प्रयोग की लगभग 80% वस्तुएं लोहे की बनी हुई है। लेकिन क्या आज भी पत्थर का प्रयोग रुक गया क्या? पत्थर का प्रयोग तो आज भी होता है। कितनी मशीनरी बना लो, कितना एक गोल्ड निकाल लो, मकान तो पत्थर से ही बनेगा। पत्थर का काम पत्थर करेगा, लोहे का काम लोहा करेगा। तो यहां हमें यह देखना है कि पत्थर का प्रयोग पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ, तांबे का प्रयोग हुआ। लेकिन फिर जब कांस्य युग आया तो कांस्य युग में तांबा बंद नहीं हुआ, और जब लोह युग आया तो लोह युग का मतलब यह नहीं है कि वहां तांबा पूर्ण रूप से बंद हो गया। तो जब ताम्रयुगीन सभ्यताओं की हम बात करेंगे तो आपके जहन में एक बात आनी चाहिए कि यहां तांबे का ज्यादा प्रयोग हुआ और पत्थर का भी प्रयोग साथ साथ होता गया। उसके बाद कांसे का प्रयोग शुरू हुआ तो कांसे का प्रयोग ज्यादा प्रचलन में आया और तांबा जो है वो बंद नहीं हुआ, तांबा भी प्रयोग में चलता रहा। तो इस तरीके से हमें इन सभ्यताओं को समझना है। आगे बात करूं कि हमें पढ़ना है, जो हमारी पहली सभ्यता होगी उसका नाम है साहब कालीबंगा सभ्यता। कई क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर यहां से पूछे जाते हैं। अब कालीबंगा सभ्यता समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी बैकग्राउंड के अंदर लेके जाऊंगा। मान लेते हैं कि ये हमारे इंडिया का मैप है। यहां इस जगह से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है सिंधु नदी। ये जो सिंधु नदी है, तो जब भारतीय इतिहास की हम शुरुआत देखते हैं तो वहां भी हमें प्राचीन सभ्यताओं से ही देखना पड़ता है और राजस्थान में भी सभ्यताओं से ही देखना पड़ता है। मनुष्य ने भारतीय इतिहास में जो शुरुआत होती है तो सिंधु नदी के किनारे पे मनुष्य ने अपना जीवन प्रारंभ किया। स्पेशली हम सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात करते हैं तो माना जाता है कि सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियां थी, उन सहायक नदियों के किनारे पे मनुष्य ने अपने जीवन का प्रारंभ किया। और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे पे होने के कारण ये जो सभ्यता थी ये सिंधु घाटी सभ्यता कहलाई। अब इन अलग अलग नदियों के किनारों पे अलग अलग शहरों की खोज होने लगी। इसी क्रम में हमारा जो ये राजस्थान है, इस राजस्थान में एक नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर नदी।
प्राचीन काल में इसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कई केंद्र थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी और कालीबंगा भी इन सभी केंद्रों में से एक था। तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक केंद्र के रूप में कालीबंगा हमारे राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पे विद्यमान था। तो जो विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की होगी वही विशेषताएं कालीबंगा सभ्यता की होगी। कुछ चीजें अलग होगी, उनके बारे में मैं आपसे यहां पे बात करने आया हूं, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये अपने आप में एक बड़ी विचारधारा है और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अलग अलग केंद्र मिले, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कई सारे बनवाली, ये केंद्र हमें देखने को मिले। तो यहां सबसे पहले समझने की बात यह है, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालने का और ये नहीं सोचने का कि ये कालीबंगा क्या है, ये आहड़ क्या है। यहां मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि हमारी जो कालीबंगा सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक केंद्र था, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही इसे पढ़ा जाता है। अब साफ बात करें तो ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसके बारे में हम थोड़ी सी यहां जानकारी लेते हैं, फैक्चुअल जानकारी। सब कौन से स्थान पे ये कालीबंगा हमें देखने को मिली, उसके बाद कौन सी नदी के किनारे पे ये सभ्यता विकसित हुई, उसके बाद इसकी खोज किसके द्वारा की गई, इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया, इसका अर्थ क्या था, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, और इसका उपनाम क्या था। ये थोड़ा फैक्चुअल डाटा हम इसके बारे में देखेंगे। तो कालीबंगा जिस स्थान से प्राप्त हुई उसे कहा जाता है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जो है वहां से इस सभ्यता की खोज हुई। सभ्यता का मतलब है कि प्राचीन काल में जो लोग थे उन्होंने भी आज की ही तरह अपने नगर बसाए, अपने गांव बसाया, अपना समाज बसाया, लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बीमारी हो गई। इस वजह से वो जो गांव, वो जो शहर थे वो जमीन के नीचे जमींदोज हो गए और धीरे धीरे उनके ऊपर जो है वो मिट्टी की परत छा गई। तो फिर बाद में उनका उत्खनन किया गया, बाद में उनको निकाला गया और वहां से जो उपकरण निकले, वहां से जो साक्ष्य निकले, उनके आधार पर ही हमने एक नया इतिहास लिखा और यह जाना कि ये 5000 साल पहले के जो ये लोग थे, जो समाज था, उसमें क्या क्या चीजें प्रचलन में थी, वो क्या क्या करते थे। तो यहां हनुमानगढ़ जिला जो राजस्थान में है, यहां से हमें कालीबंगा के प्रमाण मिलते हैं। नदी है घग्गर नदी और इसे प्राचीन समय में कहा जाता था सरस्वती नदी। इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो साहब 1952 में इसकी खोज हुई अमलानंदन घोष के द्वारा। अमलानंदन घोष के द्वारा इस सभ्यता की खोज हुई। उसके बाद देखें कि साहब इसका उत्खनन कब हुआ, तो साहब 1961 से लेके 1969 के बीच में बीवी लाल और बी के थापर के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन किया गया, यानी कि इसको जमीन से निकाला गया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो साहब इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। अब हम यहां काले रंग की चूड़ियां कह सकते हैं या काली मिट्टी की चूड़ियां कह सकते हैं। अब ये कालीबंगा, इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो काली यानी कि काले कलर की या काली मिट्टी की, और बंगा पंजाबी भाषा में जो चूड़ा होता है उसे बंगा कहा जाता है, काली बंगा। तो यहां से काले रंग की मिट्टी जो थी उस काली मिट्टी की चूड़ियां हमें मिली है, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा सभ्यता के नाम से हमने रख दिया। तो काले रंग की चूड़ियां या काली मिट्टी की चूड़ियां इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। उपनाम है इसका दीनहीन बस्ती। अब इस नाम पर नहीं जाने का, दीनहीन बस्ती क्यों कहा गया उसके बारे में हम अभी आगे आपको समझाने वाले हैं। तो यहां कालीबंगा के सामने थोड़ा फैक्चुअल डाटा था, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आगे हम देखते हैं कि साहब ये जो कालीबंगा है
इसके बारे में और क्या क्या जानकारी हमें मिलती है? तो सबसे पहले हम यहां कालीबंगा की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये सभ्यता जो है ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। दूसरा, अच्छा यही से हम बात करना प्रारंभ करते हैं, फिर बाकी बाद में देखेंगे। मात्र सत्तात्मक, आज हम जिस परिवार में जी रहे हैं वो परिवार हमारे पितृ सत्तात्मक है, यानी कि परिवार का जो प्रधान है, परिवार के जो निर्णय लिए जाते हैं, जो डिसीजन लिया जाता है वो हमारे पिता के द्वारा लिया जाता है। लेकिन उस समय का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। और मात्र सत्तात्मक कैसे था, इसका प्रमाण हमने कैसे दिया कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में, याद रखना ये जो कालीबंगा है ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक केंद्र है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मरण मूर्तियां मिली, मरण मूर्तियां यानी कि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां, उन मरण मूर्तियों में सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो स्त्रियों की मूर्तियों की संख्या थी, यानी कि स्त्री आकृतियों की संख्या थी। यानी कि आज के 5000 साल पहले मिले हुए सभ्यता स्थलों में महिलाओं की मूर्तियां इतनी ज्यादा संख्या में मिलना यह प्रमाण देती है कि यह सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। और चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता से भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है और इसीलिए और सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत जो है वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता के रूप में होती है। अतः भारत को माता कहा जाता है, पिता नहीं कहा जाता, क्योंकि भारतीय इतिहास की तो शुरुआत ही महिलाओं के द्वारा की गई है, तो इसीलिए भारत को माता कहा जाता है। तो यह सभ्यता भी एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मैंने आपको कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं होगी वही विशेषताएं कालीबंगा सभ्यता की होगी, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता कोई अलग नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही एक केंद्र है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि यह सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसके बारे में समझते हैं। मैंने आपको बताया कि धातु के रूप में मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया, लेकिन चूंकि तांबा एक नाजुक धातु थी, कमजोर धातु थी, इसीलिए वो टूट जाता था। इसलिए इंसान ने तांबे में टीन मिलाया और दोनों के मिलने से बना कांसा। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं या कालीबंगा से जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, तो साहब कांसा की है। अब यहां हम यह नहीं कह सकते कि तांबे का प्रचलन नहीं था, तांबा भी मिला, लेकिन सर्वाधिक मात्रा देखें तो कांसे की मिली है। तो यह सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। आगे देखें तो साहब कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। यह नगरीय सभ्यता क्यों थी कि आज हम जिन नगरों में रहते हैं उन्हें नगर होने के लिए कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं, जैसे पानी के जल निकासी की उत्तम व्यवस्थाएं होनी चाहिए, नालियां होनी चाहिए, सीवरेज लाइन होनी चाहिए, पक्के मकान होने चाहिए, मकान 1 मंजिल 2 मंजिला होने चाहिए या 3 मंजिला होने चाहिए, मकान का जो भवन विन्यास है वो बिल्कुल सटीक तरीके से बना हुआ होना चाहिए, या सड़कें पक्की होनी चाहिए। तो ये आज हम वर्तमान में देख रहे हैं, हमारे पास भी यही है। पक्के मकान है, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, थोड़ी मंजिलें हमने आज ज्यादा बढ़ा दी। पक्की सड़कें हमारे पास भी थी, उनके पास भी थी। या हम यूं कहें कि हमारे पास साहब मेडिकल साइंस है, तो मेडिकल साइंस तो इनके पास भी थी। हम ये कहें कि साहब हमारे पास धातु का ज्ञान है, साइंस की नॉलेज है हमारे पास, तो धातु का ज्ञान तो आज के 5000 साल पहले तांबे में टीन मिला के कांसा बना चुके थे ये लोग। तो फिर हमने 5000 साल में किया क्या, ये यहां जानने की चीज है। नगर नियोजन हम इसका अगला चैप्टर देखेंगे। यहां हम इतना जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और नगर में जो जो मूलभूत चीजें नगर में आवश्यक है नगर होने के लिए वो सारी इनके पास मौजूद थी। आगे हम देखेंगे कि साहब ये हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा गया, और हड़प्पा सभ्यता का जो समय था वो था 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक का। और इस हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक केंद्र था कालीबंगा सभ्यता। अगली चीज हम देखें कि साहब ये जो सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक क्या है? तो दोस्तों लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है
प्रागैतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जहां लिपि मौजूद नहीं थी, और जब लिपि ही मौजूद नहीं थी तो हम उसको पढ़ भी नहीं सकते। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, जहां पे लिपि तो मौजूद थी, यानी कि उनको लिखने का ज्ञान तो था, लेकिन आज दिन तक उनकी लिपि को किसी ने पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की। अगली चीज ऐतिहासिक काल, यानी कि लिपि भी मौजूद थी और उसको हमने पढ़ भी लिया, यानी कि आज हमारा काल। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं देवनागरी लिपि में और आप इस लिपि को आराम से पढ़ रहे हैं, यानी कि हम आज ऐतिहासिक काल में जी रहे हैं। लेकिन जो मैंने लिखा कि यह सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, इसका सीधा सीधा मीनिंग यह होना चाहिए कि साहब इन जो कालीबंगा सभ्यता थी या जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इन लोगों के पास लिपि तो मौजूद थी, लेकिन उसको आज दिन तक पढ़ने में सफलता किसी ने प्राप्त नहीं की। तो ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में कालीबंगा सभ्यता जानी जाती है। ये हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ चीजें देखी कि कालीबंगा किस स्थान से मिली, कौन सी नदी के किनारे पे है, खोज किसने की, उत्खनन किसने किया, इसका क्या अर्थ है, इसका उपनाम क्या है। और फिर हमने देखा कि कालीबंगा की विशेषताएं क्या क्या है। तो ये विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की ही विशेषताएं हैं और यही विशेषताएं कालीबंगा सभ्यता की भी मानी जाएगी। अगला हम यहाँ कुछ फैक्चुअल डाटा देखते हैं कि साहब यहां ये स्टार लगा के मैं एक लाइन लिख रहा हूं कि एक इतिहासकार हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो सब डॉक्टर दशरथ शर्मा जो थे, इन्होंने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बताया? तो आंसर होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा। अगली बात मैं बताऊं कि एक पुस्तक है एक्सकेवेशन ऑफ कालीबंगा द अर्ली हड़प्पा, कालीबंगा का उत्खनन, एक्सकेवेशन ऑफ कालीबंगा। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो साहब ये पुस्तक बीवी लाल और जगपति जोशी के द्वारा लिखी गई, जिसमें कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ताओं में से एक बीवी लाल, ब्रजभाषी लाल भी मौजूद थे। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त वस्तुओं, उपकरणों, धातुओं, इन सब की एक विस्तृत वर्णन, विस्तृत कहानी समझाने की कोशिश की है, विस्तृत उल्लेख किया है। एक्सकेवेशन ऑफ कालीबंगा द अर्ली हड़प्पन, द बीवी लाल और जगपति जोशी के द्वारा लिखी गई। अब सब कालीबंगा से जो उपकरण निकले, जो प्रमाण निकले, जो वस्तुएं इस पूरी सभ्यता के उत्खनन से निकली, उन सभी वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए 1985 में हनुमानगढ़ जिले में, यानी कि जहां पे ये कालीबंगा सभ्यता है, वहां पे एक संग्रहालय का निर्माण किया गया और उस संग्रहालय को कालीबंगा संग्रहालय के नाम से स्थापित किया। कालीबंगा संग्रहालय 1885। तो ये फिर से कुछ फैक्चुअल डाटा हमारे सामने मौजूद है। आगे हम बात करें तो साहब कालीबंगा सभ्यता के बारे में अब हम विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो पहला पॉइंट हम इस सभ्यता के अंतर्गत पढ़ेंगे नगर नियोजन। नगर नियोजन, नगर नियोजन का मतलब है, यहां हम यह समझने की कोशिश करेंगे, जो मैंने विशेषताएं बताई कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, तो ये नगरीय सभ्यता क्यों थी, क्या इसमें विशेषताएं थी, क्या इसमें खास बात थी जो इसे और सभ्यताओं से, विश्व की और समकालीन सभ्यताओं से अलग करती है। तो यहां फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की वही विशेषताएं हैं जो कालीबंगा सभ्यता की है। दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक केंद्र था।
तो यहां मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि नगर नियोजन अगर हम इनका देखें तो कालीबंगा का जो नगर था, आज हमारा नगर इस तरीके का होता है, यानी कि हम इस तरीके से इसको मान सकते हैं, लेकिन कालीबंगा का नगर इस कंडीशन में नहीं था। उनका जो नगर था वो दो भागों में बटा हुआ था। इनका जो नगर था वो दो भागों में बटा हुआ था। ये जो टीला है ये पश्चिम की ओर है और ये जो टीला है ये पूर्व की ओर है, इसीलिए इसे हम पश्चिमी टीला कहेंगे और इसे हम पूर्वी टीला कहेंगे। ये जो टीला है सामान्यतः धरातल से थोड़ी ऊंचाई पर बनाया जाता था, इसीलिए इसे उच्च टीला कहा जाता है और इसीलिए इसे निम्न टीला कहा जाता है। ये जो टीला था इसमें समाज का उच्च वर्ग यानी कि व्यापारी पुरोहित लोग निवास करते थे और इसमें जन सामान्य गरीब किसान मजदूर निवास करता था, इसीलिए इसे सामान्यतः नगर टीले के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी टीला क्योंकि समाज में उच्चाधिकार प्राप्त जो लोग थे उनकी संख्या कम थी, इसलिए इसका क्षेत्रफल कम था, लेकिन जन सामान्य की संख्या सामान्यतः ज्यादा थी, इसीलिए पूर्वी टीले का क्षेत्रफल ज्यादा था। और इन दोनों ही टीलों के बारे में हम देखें तो इन दोनों टीलों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा प्राचीर इन टीलों के बाहर बनाई गई थी। चार दीवारी के रूप में सुरक्षात्मक पंक्ति का निर्माण किया गया, यानी कि हम यहां यह कह सकते हैं इस चित्र को देखने के बाद, इस डायग्राम को देखने के बाद, कि कालीबंगा सभ्यता का जो नगर था वो दो भागों में डिवाइड था, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। और दोनों जो टीले थे वो अलग अलग रूप से दुर्गीकृत थे। दुर्गीकृत का मतलब एक सुरक्षा प्राचीर का निर्माण यहां पे किया गया था। अगली बात हम देखें तो साहब यहां जो नगर था, इस नगर में मकान किस प्रकार के बने हुए थे, तो इसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मकानों का जो निर्माण है, भवनों का जो निर्माण है, वो धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटों से मकान का निर्माण किया जाता था। यानी कि मकान किससे बनाए जाते थे, तो साहब आंसर होगा आपका कच्ची ईंटों से। ध्यान रखना, कच्ची ईंटों से मकान बनाए जाते थे। अगली चीज कि साहब जो छत था वो कैसे तैयार किया जाता था। यानी कि मकान तो हमने ईंटों से बना लिया, कच्ची ईंटों से, लेकिन छत का निर्माण कैसे किया जाता था, तो यहां एक आंसर आपका ये होना चाहिए कि साहब लकड़ी की बल्लियों पर, लकड़ी की बल्लियों पर यानी कि मोटी लकड़ी पर, लकड़ी की बल्लियों पर गारे का लेप करके छत का निर्माण किया जाता था। आपने गांव में देखा होगा, अगर पुरानी झोपड़ियां आपने देखी हो तो उन झोपड़ियों को सपोर्ट देने के लिए बीच में एक बल्ली लकड़ी की एक मोटा तना, चाहे वो नारियल का हो चाहे वो खजूर का हो, एक मोटा तना फंसाया जाता था। तो यहां हम देखेंगे कि नगर का विभाजन दो भागों में था और मकान जो थे उनका निर्माण कच्ची ईंटों से किया जाता था और लकड़ी की बल्लियों पर गारे का लेप करके छत तैयार की जाती थी। यहां ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर ऐसे भी उलझा सकता है कि क्या कालीबंगा सभ्यता के जो छत थे उनमें कहीं भी कोल्हू का प्रयोग किया गया है क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं जी, कोल्हू का प्रयोग पूरी कालीबंगा सभ्यता के किसी भी छत के अंदर नहीं किया गया। यहां मकान कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे और छत का जो निर्माण है लकड़ी की बल्लियों पर गारे का लेप लगाकर उसको तैयार किया जाता था। चलो साहब, ये हमने मकान की बात देखी। दूसरी बात कि साहब जो मकान का जो दरवाजा था वो किस ओर खुलता था। यानी कि देखो, अगर मान लो ये सड़क है और ये एक मकान यहां पे बना हुआ है, तो ऐसा नहीं था कि मकान का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर होगा। आज तो हमारे मकान सड़क की ओर थे, लेकिन ये इतने समझदार लोग थे कि इनके जो मकान के जो मेन गेट थे वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, बल्कि अंदर गली की ओर खुलते थे या फिर पीछे छोटी गली की ओर खुलते थे। ऐसा क्यों? यहां हम दो चीजें ले सकते हैं कि एक तो हो सकता है कि ये ध्वनि प्रदूषण से बचना चाहते हो कि जितना पास में गेट होगा सड़क की उतनी ही ध्वनि हमारे यहाँ कानों में आएगी, और दूसरा कि हो सकता है कि सड़क के जितने पास में गेट होगा तो गंदगी भी उतनी जो है वो धूल मिट्टी भी उतनी ही आएगी। बहरहाल कुछ भी हुआ हो, लेकिन यहाँ कालीबंगा सभ्यता के जो
भवनों के प्रवेश द्वार थे वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे तो कहां खुलते थे साहब? तो खुलते थे वो गली की ओर। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। अगली चीज है कि सड़कें जो है ये आपस में समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री के एंगल पे। देखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक मुख्य सड़क है, तो बाकी की सड़कें जो इस पर से क्रॉस होगी वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस होगी। ये छोटी छोटी सड़कें, ये छोटी छोटी सड़कें, ये मुख्य सड़क थी। और अंदर गलियों की भी यही कंडीशन है, सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इससे क्या हो रहा है? इससे यह हो रहा है कि ये जो पूरा नगर है ये आयताकार और वर्गाकार खंडों में विभाजित हो रहा है। देखो एक बार, आयताकार और वर्गाकार खंडों के अंदर ये जो है नगर विभाजित हो रहा है। और नगर का जो ये विन्यास था, नगर की जो ये बिसात थी कि सड़कों के समकोण पर काटने के कारण नगर आयताकार और वर्गाकार खंडों में डिजाइन हो जाता था। इसी पद्धति को कहा गया है ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति, या इसी को कहा गया है ऑक्सफोर्ड सर्कस। ऑक्सफोर्ड सर्कस। देखो एक बार, ये जाल की तरह नहीं है कि एक नेट की तरह बिल्कुल चेक्स के अंदर, तो ये है आपकी ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति। एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इनकी जो सड़क निर्माण की जो पद्धति थी उस पद्धति को ही आज हमने अपनाया। और ज्यादा दूर का एग्जाम्पल न देकर मैं इस जयपुर शहर का उदाहरण देना चाहूंगा। मान लेते हैं जैसे ये आपका टोंक रोड है, और जब टोंक रोड में जयपुर में प्रवेश करते हैं यहां से, तो सबसे पहले आ जाता है आपका सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, उसकी ये सड़क है। उसके बाद आ जाएगा आपका कुंभा मार्ग, उसके बाद हल्दी घाटी मार्ग, उसके बाद ये गौशाला, उसके बाद ये सांगानेर, और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अजमेरी गेट तक हमें बिल्कुल सेम यही कंडीशन मिलेगी। और अंदर जो सड़कें हैं वो भी इसी तरीके से काटती हुई नजर आती है। तो ये एक नेट, एक जाल की संरचना यहाँ पे बन जाती है, और इसी को ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति या ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन था, यानी कि यही सेम नगर नियोजन कालीबंगा सभ्यता का भी था। तो कालीबंगा के नगर नियोजन में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। छत का जो निर्माण है वो लकड़ी की बल्लियों पर गारे का लेप करके तैयार किया गया है। कहीं भी मकानों में कोयलों का प्रयोग नहीं हुआ है। मुख्य सड़क जो है, उस मुख्य सड़क पर दरवाजा नहीं खुलता था, दरवाजा अंदर गली की ओर खुलता था। सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी, और ये जो आयताकार और वर्गाकार डिजाइन इन सड़कों की वजह से बन जाती थी, इसे ही ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति या ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से भी जाना गया है। अब साहब हम अगला पॉइंट देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि प्राप्त साक्ष्य यहां कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो साक्ष्यों के अगर हम कालक्रम की दृष्टि से इसे देखें तो सबसे पहली चीज हमें यह याद रखना है कि इस सभ्यता का 5 स्तरों पर उत्खनन हुआ। 5 स्तरों पर इस सभ्यता का उत्खनन हुआ, और इन 5 स्तरों से यहां 3 प्रकार की संस्कृति देखी गई। 5 स्तर पर इसका उत्खनन हुआ और 3 प्रकार के प्रमाण हमें यहां से मिले। एक प्रमाण यहां से मिलते हैं प्राक हड़प्पा काल के, दूसरे हमें मिलते हैं हड़प्पा काल के, और तीसरे प्रमाण हमें मिलते हैं उत्तर हड़प्पा काल के। चलो साहब इनके बारे में समझते हैं। हड़प्पा काल का जो टाइम था वो 2300 से 1750 मैंने आपको बताया। तो यहां कालीबंगा से जो प्रमाण हमें मिले हैं वो प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पहले के भी मिले हैं, यानी कि 2300 के पहले 2500, 2600, 2800 तक के भी यहां प्रमाण मिले हैं, और हड़प्पा काल के भी प्रमाण मिले हैं, और हड़प्पा के बाद के भी यानी कि 1750 से पहले यानी कि 1500, 1400 के भी प्रमाण हमें यहाँ पे मिलते हैं। यानी कि हड़प्पा कालीन ये कालीबंगा सभ्यता थी, लेकिन जब यहाँ खुदाई हुई
तो यहां हड़प्पा के पहले के और हड़प्पा काल के बाद के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते हैं, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगली चीज यहां मैं बात करना चाहूंगा कि यहां इस कालीबंगा सभ्यता को दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था, जबकि इससे पहले अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां स्टुअर्ट पिगट नाम के एक विद्वान हुए और स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियां बताया, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग प्रमाण वहां से मिलते हैं। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि अगर आपने वहां से उत्खनन हुई वस्तुओं को, वहां उन चीजों को अलग दृष्टि से देखकर दो जुड़वा राजधानियां बताया, तो यहां कालीबंगा सभ्यता में भी कुछ विशेषताएं ऐसी मिली है, कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा में है, दुनिया की किसी भी संस्कृति में ऐसा नहीं है। इसलिए अगर आप हड़प्पा और कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताते हैं, तो आपको कालीबंगा को भी सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी के रूप में मानना होगा। तो यहां कुछ ऐसी खुदरंग विशेषताएं थी, यानी कि वो विशेषताएं जो सिर्फ कालीबंगा में थी, उनकी हम बात करते हैं। तो साहब यहां कालीबंगा से जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलते हैं। जुते हुए खेत। अब साहब ये जो जुते हुए खेत थे, ये मैं आपको यहां ले जाना चाहूंगा कि हड़प्पा के पहले जो प्राक हड़प्पा कालीन साक्ष्य हमें मिले, तो ये जुते हुए खेत जो है ये प्राक हड़प्पा काल के ही साक्ष्य माने जाते हैं, यानी कि हड़प्पा काल के पहले से ये साक्ष्य यहां पे मौजूद है। दूसरा साहब यहां मिश्रित फसल उगाने का प्रचलन था, और मिश्रित फसल यानी कि एक ही खेत में एक समय में दो फसल ये लोग उगाते थे। ज्यादा क्षेत्रफल में ये लोग सरसों उगाते थे, सरसों का उत्पादन करते थे, और कम क्षेत्रफल में चने का उत्पादन करते थे। यानी कि जुते हुए खेत के प्रमाण सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा से मिले हैं, मिश्रित फसल के प्रमाण सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा से मिले हैं। इसके बाद में अगर बात करना चाहूं तो यहां से अलंकृत फर्श के प्रमाण भी मिलते हैं। अलंकृत फर्श के एकमात्र और प्राचीनतम प्रमाण यहां से मिलते हैं। अलंकृत फर्श का मतलब यह है, मैंने आपको बताया कि कच्ची ईंटों से मकान बनाए जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कच्ची ईंटें ही काम में ली जाती थी। कई स्थानों पर पक्की ईंटों का प्रयोग भी हुआ है, और उन पक्की ईंटों का प्रयोग कहां कहां हुआ, तो नालियों के निर्माण में भी पक्की ईंटें लगाई गई, सड़क निर्माण में भी पक्की ईंटें लगाई गई, और मकान के आंगन में फर्श के रूप में भी पक्की ईंटें लगाई गई। तो ईंटों के टुकड़े जमा जमा कर जो डिजाइन तैयार किया गया पक्की ईंटों से, उसे ही अलंकृत फर्श के हम यहां प्रमाण मान सकते हैं। तो यहां लिखना चाहूंगा कि अलंकृत फर्श के प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिले, तो साहब कालीबंगा से हमें मिलते हैं। उसके बाद इस सभ्यता की एक विशेषता थी कि इनके पास जल निकास प्रणाली इतनी जबरदस्त थी कि आज हमारे वर्तमान में 5000 साल बाद की अगर आज की बात करें तो आज भी कई गांवों में जल के निकासी की इतनी उत्तम व्यवस्था नहीं है। कई गांवों में देखने को मिलता है कि सब कीचड़ भरा हुआ है, नालियों की व्यवस्था नहीं है, नालियां उफान पर आ रही है, लेकिन ऐसा यहां नहीं था। यहां पे नालियों का प्रयोग हर मकान के बाहर से नाली निकाली जाती थी, और छोटी छोटी नालियां मिलकर आगे जाकर एक बड़ी नाली के अंदर वो मिल जाती थी। तो यहां नालियों का प्रयोग किया गया, और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा सभ्यता एकमात्र ऐसा स्थल था जहां से हमें लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिलते हैं। तो लकड़ी की नालियों के एकमात्र प्रमाण हमें कहां से मिले, तो सब आंसर होगा आपका कालीबंगा। अगली चीज साहब यहां से शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण कि यहां से कैसे ये प्रमाण मिले कि एक खोपड़ी मिली है और उस खोपड़ी में है छिद्र, यानी कि छिद्र युक्त खोपड़ी जो हमें मिली वो कालीबंगा से मिली। और उस खोपड़ी के अंदर, उस कंकाल के अंदर जो छेद हो रखे थे,
उनसे हमने ये अनुमान लगाया कि इस खोपड़ी की शल्य चिकित्सा की गई है, इसकी सर्जरी की गई है, ऑपरेशन इसका किया गया है। और आज अगर हम देखें तो आज हमारे डॉक्टर भी ऐसी ही चिकित्सा को आज के जमाने में अपना रहे हैं। उस समय की भाषा में हम उसे जल कपाली कह सकते थे, लेकिन आज हमारे डॉक्टरों ने उसे एक नया नाम दे दिया, हाइड्रोसिफोलिस। क्योंकि आज अंग्रेजी का जमाना है तो हाइड्रोसिफोलिस उसको नाम देकर यहाँ के डॉक्टरों ने या दुनिया के डॉक्टरों ने कहा कि साहब हमने शल्य चिकित्सा के प्रमाण ढूंढे। लेकिन शल्य चिकित्सा के प्रमाण तो कालीबंगा सभ्यता में आज से 5000 साल पहले ही मौजूद थे। इसलिए शल्य चिकित्सा के सबसे प्राचीन और एकमात्र प्रमाण जो है हमें कालीबंगा से मिली है। एक खोपड़ी के रूप में ये प्रमाण मिलते हैं और उस खोपड़ी में 6 छेद हो रखे थे जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण देते हैं। आगे हम देखते हैं कि साहब यहां से हमें भूकंप के प्रमाण मिलते हैं। भूकंप के प्रमाण हमें यहां से मिलते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो साहब कालीबंगा सभ्यता जो है यहां से हमें बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। बेलनाकार मोहरें, एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें आयताकार और वर्गाकार मोहरें काम में ली जाती थी, लेकिन यहां से बेलनाकार मोहरें हमें मिली है, बेलन के आकार की, बिल्कुल गोल गोल। और वो बेलनाकार मोहरें हमारे भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता में तो नहीं चलती थी, तो कहां चलती थी? वो मोहरें चलती थी समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया में। तो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें हमारे राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे से मिली, यानी कि यहां जो लोग रहते थे इनका किसी ना किसी तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ भी संबंध रहा होगा। तो यहां हम बेलनाकार मोहरें जो देख रहे हैं यह विदेशी वस्तुओं के प्रमाण के रूप में देख रहे हैं कि यहां ये बेलनाकार मोहरें मेसोपोटामिया की सभ्यता की मोहरें मानी जाती है। आगे हम अगले प्रमाण के रूप में देखें तो यहां मैं बताना चाहूंगा कि साहब इस सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से हमें 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। 7 अग्नि वेदिकाएं। अग्नि वेदिका का मतलब है हवन वेदिकाएं जिनमें यज्ञ किया जाता था। अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य हमें यहां से देखने को मिले, यानी कि ये लोग जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति भी अपनी रुचि रखते थे। और न केवल ये अग्नि वेदिकाएं मिली है, इन अग्नि वेदिकाओं के अंदर कुछ हड्डियों के टुकड़े भी हमें मिले हैं और ये इस बात की ओर चीख चीख कर संकेत कर रही है कि अग्नि वेदिकाओं के अंदर हड्डियां मिलना, पशुओं की हड्डियां मिलना, इस बात को दर्शाता है कि यहां पे बलि प्रथा का प्रचलन रहा होगा। तो ये कुछ साक्ष्य हमें कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिलते हैं। और भी कई सारे साक्ष्य हैं, लेकिन हम यहां ज्यादा, इससे ज्यादा शायद एग्जाम्स के अंदर आने की संभावना नहीं होती है, इसलिए जुते हुए खेत के प्रमाण, मिश्रित फसल के प्रमाण, अलंकृत फर्श के प्रमाण, लकड़ी की नालियों के एकमात्र प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, भूकंप के प्रमाण, बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य यहां से मिले और अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण हमें यह बताते हैं कि यह सभ्यता अपने आप में एक अद्वितीय सभ्यता थी, एक विलक्षित सभ्यता थी, जो जिसकी तुलना विश्व की किसी भी समकालीन सभ्यता से नहीं की जा सकती थी। ये यहां से हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। आगे अगर मैं बात करना चाहूं तो साहब यहां के जो लोग थे इनकी लिपि की मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। और लिपि की अगर हम बात करेंगे तो पहली ही चीज आएगी जो मैंने आपको विशेषताओं में सबसे आखिरी विशेषता बताई कि यह सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, यानी कि इनके पास लिपि तो मौजूद थी लेकिन उसको आज दिन तक पढ़ा नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि इन्होंने लिपि के अंदर चित्रों का प्रयोग किया, अपनी भावनाओं को समझाने के लिए इन्होंने चित्र बनाए। अपनी तरह ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने ये देवनागरी लिपि लिखी, ऐसा नहीं लिखते थे। इन्होंने अपनी भावनाओं को समझाने के लिए कुछ चित्रों का प्रयोग किया, जैसे इन्होंने उल्टे यू आकार के चित्रों का प्रयोग किया, इन्होंने मछली के आकार के कई सारे चित्रों का प्रयोग किया।
इसीलिए आज इस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से समझाने के कारण ही इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। दूसरी बात कि ये जो लिपि थी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये दाएं से बाएं, यानी कि ये लिपि यहां से प्रारंभ की जाती थी और यहां तक लिखी जाती थी, फिर वापस यहां से मोड़ के इसे दाईं ओर लाया जाता था और फिर यहां से मोड़ के इसे बाईं ओर लाया जाता था। इस तरीके से ये लिपि लिखी जाती थी। तो सांप के आकार में होने के कारण इस लिपि को सर्पिलाकार भी कहा जाता है, यानी कि सर्पिलाकार भी इस लिपि को कहा जाता है, सर्पिलाकार लिपि से कहा जाता है। अगली चीज के साहब इसे गोमूत्री लिपि भी कहा जाता है। तो ये तो हमने अपने हिसाब से नॉर्मल नाम दिए, व्यवहारिक नाम। सांप के आकार होने के कारण सर्पिलाकार और चित्रों को भावनाओं के माध्यम से चित्र समझाना जो है ये भाव चित्रात्मक। लेकिन साहब इसका सबसे जो सैद्धांतिक नाम है, सबसे ऑफिशियल नाम अगर हम इसका देखें तो ऑफिशियल नाम है इस लिपि का बुस्ट्रोफेदन लिपि। बुस्ट्रोफेदन लिपि जो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट और ओरिजिनल नाम है वो है इसका साइंटिफिक नाम बुस्ट्रोफेदन लिपि। अन्यथा इसे भावचित्रात्मक भी कहा, इसे सर्पिलाकार भी कहा गया, इसे गोमूत्र लिपि भी कहा गया। और इसे आज दिन तक किसी ने पढ़ने में सफलता अर्जित नहीं की, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के क्रम में रखा जाता है। आगे हम बात करें कि साहब इनका जो धर्म था उस धर्म में क्या विशेषताएं थी, तो धर्म में इनकी काफी आस्था थी। और हमारे आज की तरह ये लोग पागल नहीं थे। ये लोग आज के 5000 साल पहले भी इतने तार्किक थे, इनकी सोच में इतनी वैज्ञानिकता थी, इतनी तार्किकता थी कि ये लोग जो चीजें अपनी आंखों से देख पा रहे हैं सिर्फ उन्हीं चीजों को मानते थे। अपनी तरह ऐसा नहीं है कि हमने 33 करोड़ देवी देवता मान रखे हैं या किसी ने अल्लाह को मान रखा है, किसी ने किसी चीज को मान रखा है। ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों की पूजा करते थे, उन्हीं चीजों को देखते थे, उन्हीं चीजों को मानते थे, उन्हीं चीजों की कल्पना करते थे जो इनके सामने है। यानी कि यह लोग लौकिक वस्तुओं की पूजा करते थे। लौकिक वस्तुओं की पूजा, इसे हम लौकिक भी कह सकते हैं या यहां पे हम इसे इहलौकिक भी कह सकते हैं। क्यों हम इहलौकिक कह सकते हैं? यानी कि इहलौकिक इसी लोक की वस्तुओं की ये पूजा करते थे, पारलौकिक वस्तुओं की पूजा नहीं करते थे, कल्पना की पूजा नहीं करते थे। तो इहलौकिक वस्तुओं में क्या क्या आ गया कि साहब इन्हें सूर्य दिखता था तो ये लोग सूर्य की पूजा करते थे, इन्हें वृक्ष दिखता था तो ये वृक्ष की पूजा करते थे, इन्हें धरती दिखती थी तो ये धरती की पूजा करते थे, इन्हें अगर सांप दिख रहा है तो ये नाग की पूजा करते थे। यानी कि यहां मैं ये कह सकता हूं कि ये लोग देवताओं का या किसी शक्ति का जो है वो प्रकृति के अंदर ही निरूपण करके पूजा उनकी किया करते थे। प्रकृति को ही ये लोग देवी देवता माना करते थे। यानी कि कुल मिलाके मैं यहां ये कह सकता हूं कि ये लोग जो है ये प्रकृति पूजक प्रवृत्ति के थे, प्रकृति की पूजा करते थे। तो ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता, एक सभ्यता स्थल कालीबंगा सभ्यता जो हमारे सिलेबस के एक बड़े चैप्टर के रूप में हमारे सामने है, ये हमने देखा। इसके बारे में एक बार फिर से हम देखते हैं। साहब कालीबंगा सभ्यता कौन से स्थान से मिली? तो आंसर हो जाएगा हमारा हनुमानगढ़ से। उसके बाद बताएं कि घग्गर नदी से यह सभ्यता निकली है। उसके बाद 1952 में अमलानंदन घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। इसका उत्खनन 1961 से 1969 तक बीवी लाल यानी कि ब्रजभाषी लाल और बीके थापर बालकृष्ण थापर के द्वारा की गई। अर्थ क्या है? तो अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, और इसे दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है।
दीनहीन बस्ती के नाम से क्यों जाना गया वो हम देखेंगे अभी। विशेषताएं हैं, ये मात्र सत्तात्मक सभ्यताएं थी, बिल्कुल सही है। कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि तांबे में टीन मिलाकर कांसा बना चुके थे। नगरीय सभ्यता थी क्योंकि एक नगर में जो जो आवश्यक तत्व हैं वो सभी तत्व इनके पास विद्यमान थे। हड़प्पा काल की यह सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी क्योंकि लिपि मौजूद थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। अगली चीज देखें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा एक बड़े इतिहासकार हुए और उन्होंने कहा कि कालीबंगा सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में जानी जाती है। एक्सकेवेशन ऑफ कालीबंगा द अर्ली हड़प्पा, ये एक किताब है और इस किताब की रचना किसके द्वारा की गई तो साहब जिसने इस सभ्यता का उत्खनन किया बीवी लाल, और एक अलग व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति है जगपति जोशी, जेपी जोशी। यहां इस सभ्यता स्थल से जो जो वस्तुएं जो जो उपकरण निकले उन सबको एक जगह सुरक्षित करने के लिए कालीबंगा संग्रहालय का निर्माण हनुमानगढ़ में किया गया 1985 में। इसके बाद हमने देखे कि साहब यहाँ का नगर नियोजन कैसा था, तो हमने बताया कि मकान का निर्माण जो है वो कच्ची ईंटों से किया जाता था और लकड़ी की बल्लियों पर गारे का लेप लगा के छत का निर्माण किया जाता था। तो भवन की जो दीवारें हैं वो लकड़ी की कच्ची ईंटों से और लकड़ी की बल्लियों पर गारे का लेप लगा के जो है वो छत तैयार की जाती थी। दीवारों के अंदर जिप्सम के प्रयोग के भी यहां प्रमाण मिले हैं। आगे एक चीज विशेष ध्यान रखना, कोल्हू का प्रयोग नहीं किया गया, कोल्हू का प्रयोग नहीं किया गया, इसका ध्यान रखना। सड़कें जो है ये आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और समकोण पर काटने के कारण नगर का जो विभाजन था आयताकार और वर्गाकार टुकड़ों में हो जाता था। इसी को ग्रिड पद्धति, इसी को जाल पद्धति और इसी को ऑक्सफोर्ड सर्कस के नाम से भी जाना जाता है। अगली चीज मैं यहां बताना चाहूंगा कि साहब यहां से जो उत्खनन हुआ ये 5 स्तरों पर हुआ और यहां से न केवल हड़प्पा के काल के बल्कि हड़प्पा से पहले के और हड़प्पा के बाद के काल भी मिले, बाद के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा के पहले के साक्ष्य कौन से थे, तो पहला ही साक्ष्य मैंने यहां लिखा कि साहब जुते हुए खेतों के प्रमाण हमें यहां से मिलते हैं और ये कौन से काल के हैं, तो साहब ये प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा से पहले के काल के माने जाते हैं। अगली चीज कि साहब यहां मिश्रित फसल के साक्ष्य मिले हैं। ज्यादा क्षेत्रफल में सरसों उगाई जाती थी और कम क्षेत्रफल में चना उगाया जाता था। अलंकृत फर्श के पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र प्रमाण मिले, लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले, भूकंप के प्रमाण मिले, बेलनाकार मोहरें यहां से मिली, 7 अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य यहां से मिले और उन अग्नि वेदिकाओं में जो हड्डियां मिली उनके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पे बलि प्रथा का प्रचलन भी था। आगे हम देखें कि इनकी लिपि के बारे में, तो लिपि इन्होंने अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से समझाया, इसीलिए ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। सर्पिलाकार रूप में लिखी जाती थी, दाएं से बाएं और वापस बाएं से दाएं, इसीलिए इसे सर्पिलाकार लिपि कहा गया। गोमूत्री लिपि से कहा गया, लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो इसका नाम है बुस्ट्रोफेदन लिपि। आगे हम इनके धर्म और संस्कृति के बारे में बात करें तो ये अलौकिक वस्तुओं की पूजा करते थे, यानी कि जो इन्हें अपनी आंखों से दिख रहा है उसी को ये मानते थे। सूर्य आंखों से दिखता था, सूर्य पूजा के यहां प्रमाण मिले हैं। और यहां से सूर्य पूजा के प्रमाण के रूप में अगर मैं बताऊं तो यहां से जो स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, स्वास्तिक ये होता है स्वास्तिक, ये स्वास्तिक का जो चिन्ह यहां से मिला, इस स्वास्तिक के चिन्ह से भी सूर्य पूजा के प्रमाण का हम लगा सकते हैं। वृक्षों की पूजा करते थे, धरती माता की पूजा करते थे, नाग पूजा ये करते थे, यानी कि कुल मिला के ये लोग जो है वो प्रकृति पूजक थे। अब एक समय आया जब सिंधु घाटी सभ्यता कहीं इतिहास के पन्नों में दब गई, कालीबंगा सभ्यता जमीन के नीचे कहीं दब गई और अब आने वाली सभ्यताओं के अंदर हम देखेंगे कि आगे कौन कौन सी सभ्यताएं आएगी। तो हमारे सिलेबस में और सभ्यताओं की अगर मैं बात करूं तो आहड़ सभ्यता, बेराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, सौती सभ्यता, बालाथल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, इसके अलावा राजस्थान में जोधपुरा, करणपुरा, रेड, नगर, नगरी, ये गिलुंड, इन सारी सभ्यताओं के बारे में हम आगे देखेंगे। बहरहाल इस टॉपिक में क्योंकि कालीबंगा एक विस्तृत अपने आप में एक विस्तृत अध्ययन है, इसीलिए कालीबंगा का हमने ये पूरा वीडियो देखा और कैसे मानव की उत्पत्ति हुई, मानव ने किस प्रकार धातुओं का प्रयोग किया, इसके बारे में हमने देखा।
अब आने वाली सभ्यताओं के बारे में आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तब तक आप बने रहिए और अभिव्यक्ति क्लासेज जयपुर के साथ मैं कुलदीप सिंह चौधरी आपके भविष्य की कामना करता हूं, आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।